नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम टेलीविज़न की पटकथा इस अध्याय के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। टेलीविज़न यह एक दृश्य श्रव्य माध्यम है और यह बहुत ही प्रचलित माध्यम है। इसे पारिवारिक माध्यम भी कहा जा सकता है। परिवार में अधिक मात्रा में इस माध्यम का उपयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो टेलीविज़न के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लेखन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कहानियों का लेखन किया जाता है। धारावाहिक के लिए विभिन्न प्रकार की अनेक कहानियों का लेखन होता रहता है और धारावाहिक के लिए लिखी जाने वाली जो कहानियाँ होती है वह बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ होती है। अर्थात कहा जा सकता है कि यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली यह प्रक्रिया है और दर्शकों पर ऐसे लंबे समय तक पकड़ बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। परंतु धारावाहिक या पटकथा लेखक टेलीविज़न के लिए पटकथा लिखने वाला जो लेखक होता है वह इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखता है और पटकथा लिखता है। दर्शकों पर पकड़ बनाए रखने के लिए धारावाहिक की पटकथा लिखने वाला लेखक अधिक सतर्क रहता है, अधिक सजग रहता है। और दूसरी बात यह है कि धारावाहिक के बीच बीच में कुछ विज्ञापन आते हैं और अधिक मात्रा में विज्ञापन आते हुए हम देखते हैं। तो इन विज्ञापनों के कारण वह जो कहानी है, टेलीविज़न के धारावाहिक की जो कहानी है, तो उस कहानी की जो प्रधानता होती है या जो प्राधान्य होता है या उसकी वो प्राधान्य स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, दर्शकों पर भी बुरा असर पड़ता है क्योंकि बीच बीच में विज्ञापन आते हैं। एक तो टेलीविज़न के लिए धारावाहिक के लिए लिखी जाने वाली कहानी जो है वह लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। महीनों तक टेलीविज़न पर धारावाहिक चलते रहते हैं और बीच बीच में विज्ञापन आते रहते हैं। तो इन दोनों बातों का दर्शक पर या उस कहानी पर भी बुरा असर पड़ने की संभावना होती है। ऐसे समय में टेलीविज़न के लिए पटकथा लिखने वाले लेखक को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। टेलीविज़न माध्यम में सिनेमा भी आता है और टेलीविज़न भी आता है, दोनों का समावेश है और हर भाषा में उत्कृष्ट स्तर के टेलीविज़न के लिए कहानियाँ लिखी जाती है। अनेक कहानियाँ ऐसी मौजूद है धारावाहिक के लिए लिखी हुई है जो बहुत ही अच्छी है। सिनेमा के लिए लिखी जाने वाली जो पटकथा होती है उस पटकथा की अपेक्षा
टेलीविज़न के माध्यम के लिए लिखी जाने वाली पटकथा में भिन्नता होती है, बहुत बड़ा अंतर होता है। सिनेमा के लिए लिखी जाने वाली पटकथा और टेलीविज़न के लिए लिखी जाने वाली पटकथा, हम अपनी नज़रों के सामने दोनों माध्यमों को अगर खड़ा करेंगे, सिनेमा को भी खड़ा करेंगे और धारावाहिक को भी अगर खड़ा करेंगे, तो हम निश्चित रूप से जान जाते हैं कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है, दोनों की कहानियाँ अलग अलग है, दोनों का प्रस्तुतिकरण भी अलग अलग है। तो टेलीविज़न के लिए अलग प्रकार का लेखन होता है और सिनेमा के लिए अलग प्रकार का लेखन होता है। धारावाहिक के लिए जो लेखन होता है उसमें धारावाहिक के रूप में वर्णनात्मकता, कमेंटरी और संचालन के हेतु किया जाने वाला लेखन, इन बातों को बहुत महत्व रहता है। टेलीविज़न यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा प्रकार है कि जो जादूगर के झोले की तरह है। जैसे कि समझो उस झोले में कुछ भी डाल दिया और कुछ भी निकाल लिया, जैसे उस झोले में कुछ भी ठूसना है और कुछ भी निकालना है, तो तुरंत वह प्रक्रिया हो सकती है डालने और निकालने की। तो टेलीविज़न यह दृश्य श्रव्य माध्यम का एक ऐसा अंग है जिसमें दृश्य श्रव्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कृति ग्राह्य होती है। टेलीविज़न में भी कोई भी प्रसंग, कोई भी दृश्य बीच में अगर डालना चाहता है लेखक तो बिल्कुल डाल सकता है। अगर कोई दृश्य, कोई घटना या कोई प्रसंग अगर वह घटाना चाहता है, कम करना चाहता है या निकालना चाहता है तो वह निकाल सकता है, इसलिए इसे झोले की तरह कहा है। परंतु सिनेमा में ऐसा नहीं हो सकता है। अन्य जो दूसरी बातें हैं उसमें भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो सिनेमा हो, वृत्तचित्र हो या विज्ञापन हो, ये जो विधाएं हैं इन विधाओं में ऐसा नहीं किया जा सकता है। कुछ भी अचानक निकालना या कुछ भी अचानक उसमें समाविष्ट करना, यह संभव नहीं है सिनेमा के लिए, वृत्तचित्र के लिए और विज्ञापन के लिए। संभव है तो केवल धारावाहिक के लिए संभव है। तो ऐसे समय में उसी लेखन को मान्यता देनी पड़ती है जो लेखन आवश्यक है। सिनेमा के क्षेत्र में या वृत्तचित्र के क्षेत्र में या विज्ञापन के क्षेत्र में ऐसे लेखन को ही महत्व दिया जाता है जो या मान्यता दी जाती है जो आवश्यक है, जो उनके सांचे में ढला हुआ है, जो उसमें अच्छे तरीके से, फिट तरीके से बिठाया गया है। तो टेलीविज़न ने इसलिए अपना कहर भी बरपाया है और उसका दुरुपयोग भी किया है। टेलीविज़न में कथात्मकता और वर्णनात्मकता दोनों प्रकार का समावेश होता हुआ दिखाई देता है। टेलीविज़न की जो कहानी होती है या धारावाहिक की जो कहानी होती है या उसका जो लेखन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें कथा होती है और वह कथा, उस कथा का वर्णन लंबे समय तक किया जा सकता है।
तो कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनका शब्दों के जरिए वर्णन करना पड़ता है। केवल चित्र दिखाकर या दृश्य दिखाकर काम नहीं बन पाता है, तो शब्दों के जरिए उसका वर्णन करना पड़ता है। तो ऐसे वर्णनात्मक कार्यक्रम दूरदर्शन के माध्यम के लिए कई मात्रा में लिखे जाते हैं। इनका लेखन अपेक्षाकृत गंभीर भी होता है कि किस कार्यक्रम के लिए, किस प्रकार के कार्यक्रम के लिए लेखन करना है। यह इस पर भी निर्भर होता है कि उसकी भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए। कोई एक कार्यक्रम अगर निश्चित किया जाता है तो उस कार्यक्रम के लिए भाषा और शैली का भी चयन किया जाता है। कौन सी भी भाषा का गंभीर कार्यक्रम है समझो, और उसमें विनोदात्मकता की भाषा का अगर प्रयोग किया जाएगा तो वह एक प्रकार से हास्यास्पद हो जाएगा। इसलिए भाषा और शैली उस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। टेलीविज़न के लिए जो लेखन किया जाता है वह लेखन एक प्रकार से लंबे समय तक चलने वाला लेखन होता है, या इसके पहले ही बताया कि यह लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए लेखक के लिए यह बात ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि जिस उद्देश्य की दृष्टि से लेखन किया जा रहा है वह बीच में ही बदलने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि बीच बीच में बदलने की मुसीबत आती है। कुछ संवादों को तोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है, दूसरे कुछ संवादों को जोड़ना पड़ता है, तो ऐसी समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए लेखक को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उसे बीच में ही बदलने की आवश्यकता न पड़े। समझो, अगर 100-200 एपिसोड लिखे हैं किसी धारावाहिक के लिए, और बाद में अगर लेखक वह दिशा छोड़कर, वह उद्देश्य छोड़कर इधर उधर भटक गया है समझो, तो उसको शुरुआत का जो सूत्र है वह पकड़ना असंभव होता है। आरंभिक सूत्र या उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह पकड़ना उसके लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए पहले से ही यह निश्चित करना है कि यह अच्छा होगा कि पूरी कहानी के जो एपिसोड है तो उस एपिसोड्स का लेखक पहले से ही जायजा ले, पहले ही उसको देखे, परखे, सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करे, और उसके बाद फिर आवश्यकता के अनुसार एपिसोड का बंटवारा करे या विभाजन करे। यह लेखक के लिए आसान बात हो सकती है। समझो, अगर कोई कहानी लेखक को 200 या 300 एपिसोड में बनानी है, किसी धारावाहिक के लिए कहानी जो बनाई जाती है वह कहानी किसी लेखक को समझो 200 या 250 या 300 एपिसोड में अगर बनाने की है, तो पहले कहानी के पड़ाव एपिसोड की संख्या के अनुसार बनाने आवश्यक है या निश्चित करने की आवश्यकता है। कहानी के पड़ाव एपिसोड की संख्या के अनुसार निश्चित करना बहुत जरूरी है। अथवा वही कहानी समझो अगर 400 या 400 से अधिक एपिसोड में अगर बनानी है, तो
पहले यह निश्चित करना है कि कहानी के पड़ाव और उसके अंतराल को भी बदलने की आवश्यकता होती है। केवल पड़ाव को बदलकर, संख्या को बदलकर काम चलने वाला नहीं है। तो पड़ाव के साथ साथ, संख्या के साथ साथ उसके बीच के अंतराल को बदलना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए जब इस प्रकार की व्यवस्थित ढंग की या योजनाबद्ध पद्धति से अगर लेखन किया जाता है तो निश्चित रूप से कहानी का स्तर बढ़ जाता है, कहानी की मौलिकता बढ़ जाती है, कहानी की गरिमा बढ़ जाती है, कहानी का महत्व बढ़ता जाता है। ये उसी प्रकार है कि कितने सूत में कितना धागा तैयार करना है। भले ही सूत कम हो या अधिक हो, सूत की मात्रा कितनी भी क्यों न हो, धागे की लंबाई भी कम ज़्यादा हो, लेकिन उसका स्तर पता चलना चाहिए। सूत की लंबाई भी कम ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि सूत की मात्रा भी कम ज़्यादा हो सकती है, परंतु उसका जो स्तर है उसका पता चलना चाहिए। अर्थात कहानी का महत्व पता चलना चाहिए, कहानी का स्तर पता चलना चाहिए। कितनी भी संख्या में, कितने भी एपिसोड में कहानी का वर्गीकरण क्यों न हो जाए, परंतु उसकी गरिमा, उसका महत्व या उसका स्तर पता चलना चाहिए, और कि वह कितना बढ़ गया है या कितना कम हो गया है। तभी कहीं जाकर एक सफल और लोकप्रिय धारावाहिक उस लेखक के हाथ में आ जाती है। तो कुछ धारावाहिक लेखक क्या करते हैं, कई बार धारावाहिक बनाने के लालच में किए हुए जो एपिसोड होते हैं, निश्चित किए हुए बनाए हुए जो एपिसोड होते हैं, उससे ज़्यादा एपिसोड्स में कहानी दिखाने की कोशिश करते हैं, कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में धारावाहिक निश्चित समय सीमा में बांधी नहीं जा सकती है, और यह धारावाहिक लेखक के लिए समझो एक राहत का भी प्रकार हो सकता है। अर्थात सिनेमा की तरह कहानी 2-2.5 घंटे में समाप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसको पटकथाकार क्या कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कहानी को आगे बढ़ा सकता है, कभी कम भी कर सकता है, यानी कि वो उसमें स्वतंत्र हो सकता है। उसी प्रकार कहा जा सकता है कि कोई एक प्रसंग हो, कोई एक घटना हो या कोई एक बात हो, तो वह महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी अगर समय की सीमा के कारण बहुत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करनी पड़ती है। कहाँ? तो सिनेमा में। लेकिन वही प्रसंग या वही दृश्य या वही बात धारावाहिक में संक्षिप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। टेलीविज़न में उसकी आवश्यकता नहीं होती है संक्षिप्त करने की। तो इस प्रकार से उसके 1-2 दृश्यों को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। टेलीविज़न के या धारावाहिक के माध्यम में कुछ 1-2 दृश्य और बढ़ाए भी जा सकते हैं या घटाए भी जा सकते हैं। तो टेलीविज़न के धारावाहिक का लेखन लेखक अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कर सकता है। स्वतंत्र बुद्धि से इसलिए कि वह उसमें बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। तो लेखक को लिखते समय
गंभीर रूप अपनाने की भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। दर्शक वर्ग के लिए भी उतनी ही राहत मिल सकती है। तो कुछ गंभीर रूप से किया जाने वाला लेखन दर्शक के लिए राहत दे सकता है। एखाद धारावाहिक का एखाद पक्ष या एकाध बात असरदार अगर न लगे, अच्छी न लगे, तो दर्शक उस धारावाहिक को देखना नहीं चाहता है। और एकाध पक्ष, एकाध दृश्य अगर अच्छा लगता है या असरदार लगता है तो दर्शक उस धारावाहिक को लगातार देखना जारी रखता है। किसी एकाध प्रसंग या एकाध एपिसोड या कोई एकाध परिवर्तन हो या किसी मोड़ के बाद दर्शक फिर वही धारावाहिक देखना शुरू कर सकता है। जो दृश्य दर्शक को अच्छा नहीं लगता वह नहीं देखेगा, परंतु उसके बाद अगर कोई दृश्य अच्छा लग रहा है तो वो फिर से उस धारावाहिक के साथ जुड़ सकता है, लगातार उसको बाद में देख सकता है। तो दर्शकों पर पकड़ बनाए रखना धारावाहिक लेखक के लिए या इस टेलीविज़न की पटकथा लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे उसे महसूस होता है या उसे उसके धारावाहिक या एपिसोड को लेकर अगर कोई राय मिलना शुरू हो जाता है तो वह तुरंत अपनी गलतियों को सुधार सकता है और कुछ नए विचार या कुछ नए सुधार उसमें कर सकता है और कुछ नया उसमें ला सकता है। फिर वह नया जो लाया हुआ है वह बाहर का भी हो सकता है या उस कहानी के भीतर का भी हो सकता है। तो एक नया बदलाव वह कर सकता है। परंतु सिनेमा के बारे में या विज्ञापन के बारे में ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।